नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा टमाटर की खेती, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं श्री दीपक वर्मा जी, जो मशोबरा से हैं। तो दीपक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। तो डॉक्टर वर्मा जी, जब हम देखते हैं कि टमाटर की खेती, हम आज के समय में बात कर रहे हैं कि टमाटर कितना पॉपुलर हो गए है और कमी आई है और उस वजह से जो चीज़ें हुई हैं, तो हाल ही में देख रहे हैं कि टमाटर की उपयोगिता बढ़ी है। तो हालांकि तो हम खाने पीने के रोज़मर्रा का ये आइटम है, पर फिर भी तो हम देखते हैं कि टमाटर की खेती, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, आपने कब से शुरू की खेती, और आप उसके अलावा क्या क्या खेती करते हैं अपने फार्म में? हमने टमाटर की खेती, जब हमने पॉली हाउस का निर्माण किया था तो हमने ये सोचा था कि कुछ नया करें जी, हट के कुछ करें। तो उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो टमाटर का देखा था और कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम जी, उसका हमने सोचा था। तो उससे हम टमाटर की खेती शुरू की थी। और टमाटर की खेती के लिए जो आपने बात की है कि क्या क्या चीज़, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी जलवायु का होना बड़ा जरूरी है, जिसमें हम ये कह सकते हैं 8 से 10 घंटे की धूप होनी चाहिए, पानी की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, और वायु, हवा अच्छी हो जाए, उसमें थोड़ी बहुत नमी भी होनी चाहिए। 60% के लगभग नमी भी हो तो अच्छा रहता है। बरसात में थोड़ी इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसमें टमाटर हमारा अच्छा चलता है जी। तो टमाटर की आप कौन कौन सी किस्में उगा रहे हैं अपने क्षेत्र में, और इस वक्त आपके जो फार्म है उसमें कौन सी किस्में लगी हुई हैं? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें जैसे हम नॉन यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छा, हमें शुरू में काफ़ी अच्छा हमने सीड लिया था वहाँ से जी। तो उसमें यशवंत A2 काफ़ी अच्छा हमने जिस पे हमने काम किया है, मैं उसी की बात करूँगा। यशवंत A2 का हमारे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। फिर हम सिजेंटा का लिया था। सिजेंटा में हमने काफ़ी अच्छा सीड हमने काम किया, हिमसोना उसमें किया। तो वो इस तरह के इसमें काफ़ी कंपनियां हैं, ऐसे इंटरनेशनल कंपनियां काफ़ी है जो टमाटर का सीड दे रही हैं। पर हर जगह पे कोई चीज़, हर एलिवेशन में अलग अलग थोड़ा सा होता है कि किसी में जलवायु के हिसाब से, हमारी उस जलवायु में ये सिजेंटा का हिमसोना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी। तो आप इसे पॉली हाउस में भी उगा रहे हैं और साथ में फील्ड पे भी उगा रहे हैं? हाँ, ओपन फील्ड बाहर भी कई बार हमारे जैसे पॉली हाउस खाली नहीं हो पाते हैं जी, तो हम बाहर भी करते हैं। पॉली हाउस में ये रहता थोड़ा प्रोडक्टिव, जैसे इस बार ज़्यादा बारिशें होगी तो डैमेज होने के चांसेस हो जाता है। पर पॉली हाउस में हाइब्रिड्स में काम बढ़ जाता है जी, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा स्प्रे शेड्यूल बढ़ जाता है। बाहर में थोड़ी मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है जी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा, जब हमें पास ज़्यादा काम होता है तो हम आउटडोर भी काम कर लेते हैं जी। जिस इस साल हमने थोड़ा 3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था टमाटर में, वो कोई अच्छा नहीं रहा था जी। तो इस साल भी हमने टमाटर किया था, तो थोड़ा हमारा लेट चला था टमाटर, तो उस वजह से अभी हमारी क्रॉप थोड़ी सी लेट है जी। तो प्रॉब्लम तो आ रही है इस बार। रेनी सीजन, सर्दियों में जैसे बर्फ़ नहीं पड़ी, बारिश नहीं हुई, ड्रॉट का सीज़न रहा, उसके बाद मई के बाद एकदम बारिशें शुरू होती रही, उसका एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। ताकि जो आपने अभी बात की कि टमाटर का जो आया है मार्केट में बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है जी। ये जो फार्मर जिन्होंने अच्छा काम किया है वही इसमें सरवाइव कर पाए। अदरवाइज जिस तरह की बारिश हुई, जिस तरह का मौसम रहा था, फार्मर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज की डेट में मौसम जी। काफ़ी किसानों की मतलब फसल भी नष्ट हुई है, और इसी वजह से रेट जो है वो हाई गए हैं। हाँ, रेट पे सही गए हैं जी। और वो लोग भी मैं कहना चाहता हूँ, ये एक अगर आपको ड्रॉबैक भी लगा है तो उसको कुछ एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं जी। उस चीज़ की जो गलतियाँ आपसे हो चुकी हैं उसको रिपीट ना किया जाए, वो हमारे लिए ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है। और जो मैं आपको आज की डेट में बता रहा हूँ, फार्मिंग में कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हो तो नुकसान थोड़ा कम हो सकता है जी। जैसे मैं इस बार मैं महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र में मैंने उनकी काम करने का तरीका देखा जी। तो वो मैंने देखा उनका खासकर प्याज पे, उस टाइम जिस टाइम मैं गया था उस टाइम पे प्याज की बुआई कर रहे थे जी। वो उनका काम करने का तरीका इतना सिस्टमेटिक था। वो सूत में प्लांटेशन करते हैं जी। सूत का मतलब उसमें प्रॉपर डिस्टेंस जी, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो जी, जो डिस्टेंस। अब जब मैं टमाटर की बात करूँ, ये जो आपका हाइब्रिड है, इसमें डिस्टेंस रहना चाहिए रो टू रो 1 मीटर, प्लांट टू प्लांट कम से कम 30 सेंटीमीटर जी।
अगर आप ये डिस्टेंस रखते हो तो उसमें आपकी काम करने का मजा ही कुछ और आएगा, उसमें सहूलियत हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। अगर आप सूत में प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, एक तो आपको जैसे झांबा लगाते हैं, सूतली बांधते हैं, उसमें आपकी प्रॉब्लम घट जाती है जी। अगर आपको सिंचाई भी करनी है, अगर महाराष्ट्र जैसी जगहों में वो ड्रिप इरिगेशन से काम कर रहे हैं जी, फर्टिगेशन वो ड्रिप से देते हैं सब, तो वहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है। हम तो पहाड़ी राज्यों में रहते हैं, तो हमें तो अगर हम ड्रिप से काम करेंगे तो दी बेस्ट रिजल्ट आएंगे जी। तो उसमें अगर आप ड्रिप लगाते हैं तो पर प्लांट आपकी एक तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है पानी की जी। आप 100 ml पानी भी दे रहे हो, प्रॉपर वे में दे रहे हैं, प्लांट के पास आ रहा है, उसमें न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं आप, तो वो अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्लांट टू प्लांट, उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, जब आप ये इस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो उसमें प्रॉपर एरेशन होती है जी, हवा का आगमन अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात इसमें खतपतवार जब प्री मानसून आता है तो घास उगना स्वाभाविक है जी। तो उसको आप बार बार निकालते हो, उसमें कई बार नींद भी निकाल पाता, तो उसमें हवा रुकती है, तो आपकी जो खेतों की मेड़ होती है उसके ऊपर घास नहीं होना चाहिए जी। अगर वो घास होता है तो उसमें क्या फंगस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो जैसे हम डॉक्टर जैसे वर्मा जी हम बात करते हैं टमाटर की, हाँ तो टमाटर में जब हम पौध तैयार करना चाहते हैं, बुआई का कौन सा समय है, पौध को कैसे तैयार करते हैं? कई लोग नर्सरी में लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कैसा रहता है आपके यहाँ, आप कैसे करते हैं इसे? एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता इसमें, अगर आपके पास हो हम प्रॉपर वे में नर्सरी से ही, जो रजिस्टर्ड नर्सरियाँ होती है जी, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं जाता हूँ कंडाघाट जी, वहाँ मेहता नर्सरी है, उनसे मैं प्लांटेशन, तो उनका काफ़ी वॉस्ट काम है, काफ़ी अच्छा काम है, रजिस्टर्ड नर्सरियाँ, उनसे हम प्लांटेशन ले लेते हैं। तो उसमें एक तो हमारा समय बच जाता है, दूसरी हमारी लैंड्स जब खाली नहीं होती, जैसे पॉली हाउस खाली नहीं है हमारा, तो नर्सरी तैयार करने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर नर्सरी तैयार करना भी कोई बड़ी बात नहीं, आज की डेट में बड़े आराम से हो जाती है। इसमें सबसे एक प्रॉब्लम आती है कमर तोड़। इसमें क्या होता है, अगर आपको सीड को स्टेरिलाइज करना पड़ता है प्रॉपर, उसमें आप थीमिंग एक दवाई आती है उसमें ड्रिप कर डाल के दवाई को थोड़ा सा सुखा के उसमें आप उसको डालें। और सॉइल को की ट्रीटमेंट बड़ी ज़रूरी है। फॉर्मलिन लीजिए, उसमें आप उसको ट्रीटमेंट करें सॉइल को, और हर दूसरे तीसरे साल आप हर साल उस सॉइल को चेंज करो जी। जिसमें इस बार आपने नर्सरी लगाई, अगले साल उसको उस जगह पे ना लगाएं, दूसरी जगह पे लाएं, अच्छी मिट्टी डालें, उसमें गोबर डालें थोड़े और सैंड डालें, उसमें बिल्कुल उसमें डालें, तो उस तरीके से आप नर्सरी तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद आप उसको, जब आपकी नर्सरी कम से कम उसमें 3 पत्ते निकल जाएँ, उसके बाद उसको अपरूटेड करें, हल्का सा पानी, उससे पहले आप पानी देना उसको बंद कर दीजिए, फिर 3-4 दिन उसको पानी बंद करें, उसके बाद आप उसको अपरूटेड करें पानी देके, फिर आप जहाँ मर्जी लगाएं उसको जैसे मर्जी। उसमें आपको खाद देनी होती है, गोबर देनी होती है, आपको न्यूरोट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट और गोबर, ये चीज़ें खादें आपको एक फर्स्ट डोज में देनी पड़ती है। सेकंड डोज में आपको नाइट्रोजन प्लस हाफ डोज पहले आपको नाइट्रोजन और पोटाश की देनी है, और सिंगल सुपर फास्फेट पूरी डोज देनी है। जी। ये तो वर्मन जैसे हम बात कर रहे थे पौध तैयार करने की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जब हम बीज पहले नर्सरी में लगाते हैं तो उसमें कुछ बीजोपचार भी करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या विधियां हैं और किस तरह से, जैसे आपने सॉइल तो कहा कि मृदा का आप करेंगे, तो मृदा पे तो हम बाद में आएंगे, पहले जो बीजोपचार है वो कैसे करते हैं? उसमें आप बेबिस्टिन और डाइथिन M45 भी ले सकते हैं, जेरेम आती है एक दवाई जी, उसका भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 0.5% उसको यूज़ करें, सीड में डालें, सीड उसमें डालें, फिर उसके बाद हल्का सा उसको छाया में आप उसको हल्का सा सुखा लें, उसके बाद आप उसका लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे। फिर उसके बाद आप जब उसको अपरूटेड भी कर रहे हैं, प्लांट को दूसरी जगह ला रहे हैं, तब भी आप डाइथिन M45 का उसमें उसकी रूट्स को थोड़ी देर के लिए ड्रिप करें, वो ड्रेंचिंग कर लें उसकी, उसके बाद आप उसको लगाएं, तो उसमें आपको थोड़ा सा फंगस का प्रकोप होने के चांसेस कम रहते हैं। जी। तो जब हम टमाटर की पौध की बात कर रहे हैं तो उसमें हम मृदा किस तरह की रखें, मतलब हमें कौन सी मृदाएं हैं जिसमें ये अनुकूल रहती हैं, ये फसल जो है अपनी अच्छी पैदावार देती है, और किस मृदाओं में ये जनरली लगाई जाती है? इसमें सबसे बड़ी बात है ऐसी सॉइल हो जिसमें पानी का ठहराव कम से कम हो जी, दोमट मिट्टी हो जिसमें पानी का ठहराव कम से कम हो, वो मिट्टी सबसे अनुकूल रहती है। और दूसरे थोड़ी सी कार्बन कंटेंट्स थोड़े अच्छे हों, वो मिट्टी अच्छी रहती है। ये सबसे, इसके लिए कोई इतना ये नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल, बस ये होना चाहिए कि आपकी सॉइल में पानी, बस रेनी सीजन में पानी ना खड़ा हो।
जी, तो जैसे हम कहीं टमाटर की पौध लगा रहे हैं तो उसे हम सॉइल, जब हम बोलते हैं कि सॉइल ट्रीटमेंट या मृदा को पहले तैयार किया जाता है, तो उसे किस तरह से तैयार किया जाता है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी होती हैं कि जैसे हम सोलराइजेशन करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं, तो उसमें क्या क्या रहता है टमाटर के लिए? अगर आप 3-4 साल से आप काम कर रहे हो टमाटर पे जी, तो सबसे बड़ी बात है जब आपकी क्रॉप ख़त्म हो जाती है जी, जो भी वेस्ट बचता है उसको डिकम्पोज करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसको उठा के उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे तो उसमें फंगस के कुछ ना कुछ स्पोर्स रह जाते हैं जी। उसमें आप यूरिया भी दे सकते हैं 10% जी के हिसाब से, उसको बर्निंग दे दो, उसको जला दो, उसकी साफ़ सफाई कर दो फील्ड की जी। अगर आप वो भी कर लेते हैं तो भी दी बेस्ट है। उसके बाद अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो तो आप इसका सबसे अच्छा, अगर आप 25 माइक्रोन की शीट लेके उसको आप सोलराइज सिस्टम से भी आप स्टेरलाइज करना चाहते हो तो उस शीट को आप उस पर बचा दीजिए और साइड यूज को बंद कर दीजिए। ये काम थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर का है, वो टाइम ज़्यादा लगता है, इतना फार्मर्स के पास टाइम नहीं होता। अगर आपको लगता है उसमें डिजीज़ है तो फॉर्मलिन आती है, फॉर्मलिन आप 1 लीटर 9 लीटर पानी में जी डाइल्यूट करके उसकी स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको शीट बिछा सकते हैं जी। उसके जब तक उसके फ्यूज उठते रहेंगे तब तक आपको उस शीट से उसको कवर रखना है जी। उसके बाद आपको शीट हटा देनी है और उसके बाद भी तब तक आपने उसमें सोइंग नहीं करनी जब तक उसकी स्मेल और या फ्यूज उसके बीच में है। जब वो उसमें से उड़ जाए उसके बाद आपकी सॉइल 100% स्टेरलाइज होगी। उसके बाद वो इसलिए करनी पड़ती है कि आपके पास, आपको पता है कि मेरी सॉइल में कुछ फंगस ऑलरेडी डेवलप हैं तो उसके लिए आपको ये सॉइल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तो ये वन टाइम करना जरूरी है, एक ही बार में, हर बार करने की जरूरत नहीं है जी। तो हम जैसे वर्मा जी हम बात करते हैं कि पौधरोपण के समय हमने नर्सरी लगा दी तो उसके बाद कई बार ट्रांसप्लांटेशन विधि से करते हैं कि पौध को हम दूसरी जगह लगा देते हैं, तो उसमें क्या उससे पहले भी कोई उपचार करने की ज़रूरत है? कोई जड़ों में उपचार करते हैं या हम सीधा उसको लगा सकते हैं अपनी फील्ड में? जब आप लगाते हैं तब ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको डाइथेन M45 का सोल्यूशन बना के आप उसमें रूट्स को डालें, 5-10 मिनट के लिए रखें, फिर उसको प्लांट्स को लगा दीजिए। उससे आपकी फंगस डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं। रूट्स में कई बार नर्सरी में कोई डिजीज़ आ जाती है, इसमें खासकर वायरस भी आते हैं, तो वायरस के लिए तो कोई और दूसरा ट्रीटमेंट होता है, ये तो आपके सिर्फ फंगस के लिए है। जी जी। तो इसमें हम देखते हैं टमाटर की खेती में तो हम खाद और उर्वरक की एक बात होती है और एक सिंचाई की भी बात है। तो पहले सिंचाई की बात कर लेते हैं कि सिंचाई की आवश्यकताएं कैसी है? क्या ये सिर्फ वर्षा आधारित क्षेत्रों में ही चलता है या फिर आप ड्रिप इरीगेशन से भी ज़्यादातर किस तरह से की जा रही है हिमाचल में, या आप कैसे करते हैं? जैसे मैं अपनी बात करूँ और जैसे हिमाचल की मैं बात करूँ, इसमें पानी की तो यहाँ कमी होती है जी। और टमाटर को जब तक उसकी रूट्स नहीं स्टेबलिश्ड हो जाती, जब तक वो रूट्स नहीं पकड़ लेता तब तक आप फुहारे से उसको पानी दें। एक उसमें एयर लॉक भी होता है, जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हैं उसके बाद आपको 2 दिन तक आपको फुहारे से उसमें पानी देना है ताकि उसमें उसकी एयर लॉक हो जाए जी। उस पर खुला पानी देना पड़ता है, तो आप उसको दीजिए। और उसके बाद आप ड्रिप से भी दे सकते हैं पानी जी। ड्रिप में ज़्यादा पानी लगता, हार्डली आप उसमें मैनेजमेंट भी बड़ा कम है जी। हार्डली आप 50 ग्राम पानी भी दे रहे हो, 50 ml 50 ml पानी भी दे रहे हो तो सफिशेंट है जी। आप हफ्ते में 2 बार दो, 3 बार दो, या रोज़ भी देना चाहते हो तो आप क्वांटिटीज़ को कर लो। और वो डिपेंड करता है आपकी हर प्लांट की स्टेज पे पर, आपका प्लांट कितना बड़ा हो गया। अगर आपका प्लांट 1 महीने का हो गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपने फर्टिगेशन किया है, सॉल्युबल कोई फर्टिलाइजर यूज़ किया तो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी पानी की बढ़ जाएगी जी। तो खाद और उर्वरक की जब हम बात करते हैं, खाद तो किस तरह से डालते हैं उसे? क्योंकि एक तो आपने टर्म यूज़ की फर्टिगेशन, फर्टिगेशन का तो ये कि आप जल के साथ ही अपने न्यूट्रिएंट्स को डाल देते हैं। तो उसके अलावा जैसे हम गोबर की बात करते हैं या दूसरी खादें हैं, तो कौन कौन सी खादें इसमें पड़ती हैं और ज़्यादा उपज लेने के लिए किसान इसको कैसे आप डालते हैं इसमें उर्वरकों को? इसमें ऐसा ज़्यादा फर्टिगेशन हाई में 2 सीड्स होते हैं जी। अगर आप लोकल सीड पे काम कर रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा, अगर आप नेचुरल वे में काम कर रहे हैं, गोबर से भी काम कर रहे हैं, तो आपको लोकल जो सीड है वो बड़ा अच्छा चलता है जी। ज़्यादा उसको आप नेचुरल फार्मिंग पे भी काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी एक तो सॉइल मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। अगर आप हाइब्रिड कर रहे हो तो हाइब्रिड में ये चीज़ें चाहिए, आपको नाइट्रोजन चाहिए पहले। आप जैसे आप खेत की बिजाई कल्टीवेशन करते हैं जब आप, तो उसमें आप 3 चीज़ों का डाल दो। इसमें एक खाद आती है 12-32-16 भी आती है। अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप नाइट्रोजन, सिंगल सुपर फास्फेट और न्यूट्रेट ऑफ पोटाश,
नाइट्रोजन और म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसकी 50% मात्रा आप पहले डाल दो सोइंग के टाइम पे, जब आप खेत बा रहे हो उसी टाइम डाल दो। और इसमें मैं एक और बात करना चाहता हूँ, गोबर भी आप मिक्स करें। गोबर में आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है करें, तो उसमें आपकी सॉइल में एक फंगस ऑलरेडी होगा जो दूसरे आपके हार्मफुल फंगस को खाने का काम करेगा। तो अगर आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, इस तरह के बैक्टीरिया आप गोबर में मिक्स करके उसको सॉइल में डाल देते हो, तो टमाटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में फंगस की। तो मेरा मानना ये है कि आप उस फंगस को इस तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, पर गोबर में आप इस तरीके से आप इसको ट्राइकोडर्मा को यूज़ करें और उससे ये हो जाएगा। बाकी आप नाइट्रोजन की सेकंड डोज और पोटाश सिंगल सुपर फास्फेट की सिंगल सुपर पोटाश की दूसरी डोज आप सेकंड गुड़ाई जब आप करेंगे उस टाइम पर आप उसको अप्लाई कर लें। जी, तो इसमें जैसे निराई और गुड़ाई की बात भी कर रहे हैं, तो फसल जब लगाई हुई है किसान ने, तो कौन सा अनुकूल समय रहता है कि उस टाइम गुड़ाई की जाए और आपकी जो है पैदावार ठीक हो बाद में? जब आपने फर्स्ट सोइंग की उससे फर्स्ट आपकी गुड़ाई होगी। आज जैसे मैंने सोइंग की उसके 25 दिन बाद आपकी फर्स्ट गुड़ाई होगी। उसमें आप खरपतवार जो घास फूस है उसको निकाल देंगे। सेकंड गुड़ाई उसके 20 या 25 या 1 महीने के बाद आप सेकंड, उसमें आप गोबर वगैरह आप नाइट्रोजन प्लस आप म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिंगल डोज आप हाफ डोज दे सकते हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी। और इसके बाद आप जैसे आपका प्री मानसून आता है उस टाइम इसकी मैनेजमेंट बढ़ जाती है। उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल आपका खेत हाइजीन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, घास फास नहीं होना चाहिए। दूसरा बड़ी बात इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ज़मीन से 30 सेंटीमीटर तक, अगर आप हाइब्रिड पे काम कर रहे हो, 15 से 20 सेंटीमीटर तक आपको कोई पत्ते नहीं रखने। और बड़ी बात मैं ये बता दूं, आप फार्मर क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, जैसे वो काटते हैं वो खेत में रख देते हैं वो पत्ते। मेरा मानना ये है कि आप साथ में डस्टबिन रखें, टोकरियां रखें, जैसे उसको काटते हैं आप पत्तों को वो डस्टबिन में डालो, टोकरों में डालें और उसमें नीचे ना गिरने दिए। और उसके बाद आप इमीडिएटली स्प्रे करें। उससे क्या होगा, आप एक आपके जख्म के ऊपर एक हीलिंग पॉइंट बन जाएगा। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैं फंगिसाइड की भी बात करूं तो फंगिसाइड आप छोटी जो डोज होती है उससे शुरू करें। पहले डाइथिनाम 45 से करें, फिर उससे ऊपर जाएं, फिर आप बोडो मिक्सचर भी कर सकते हैं, फिर इसमें अपना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस मतलब नीचे से थोड़े से ऊपर की तरफ जाएं, पहले ही नहीं हैवी डोज मत कीजिए, आस्ते आस्ते। और सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रूनिंग कर कुछ काट छांट करते हैं उसके बाद आपको स्प्रे करना बड़ा ज़रूरी होता है। वो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से डिजीज़ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्प्रे करने का सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर वे होना चाहिए, टाइम टेबल। अब मैं सिंपल सी बात बता दूँ, आज की डेट में आपको फोरकास्ट आपके पास होता है आपको पता 3 दिन के बाद बारिश आनी है, तो अगर 3 दिन से पहले अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो टाइम टेबल आपका ऐसा बनना चाहिए। एक तो आपको हमेशा स्प्रे में आपको बता दूँ, या तो स्प्रे के टाइम करो या शाम के टाइम करो। अब मान लो मेरे सिर में दर्द हो रही है और मैं कोई टेबलेट ले रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे पानी पीने की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना जी। अब मैंने स्प्रे कर दी बगीचे में, अपने उसमें फील्ड में, उसके बाद अगर उसमें 2 या 3 दिन के बाद बारिश हो जाती है तो वो जो दवाई है वो अपटेक कर लेगी उसकी रूट्स, तो उसके सिस्टम में चली जाएगी। अगर उसके बाद बारिश नहीं होती है तो वो लीव्स पे ही रहती है, उसको पानी चाहिए थोड़ा सा। तो अगर आप नहीं भी होता है, अगर बारिश भी नहीं भी होती है, आप हल्की सी पानी की स्प्रे दें, तो ताकि वो दवाई उसके सिस्टम में चले जाए, वो उस पानी पत्ता उसको ऑब्जर्व कर ले और अपने सिस्टम में डाले। और सबसे बड़ी बात बता दूं, स्प्रे करने का हमारा क्या होता है, हम स्प्रे पंप से करते हैं, ऊपर से स्प्रे ऐसे ऐसे वो सिस्टम इस तरह करें कि पत्ती के नीचे भी स्प्रे आए उसके जो स्पोर्स होते हैं पत्ते के नीचे ही उसको सिस्टम को दवाई को ऑब्जर्व करने के नीचे से ही होते हैं मैक्सिमम वो हमारा। और उसमें आप 2-3 चीज़ें, जैसे आप स्प्रेडर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी दवाई भी वेस्ट ना हो ज़्यादा करके, एकदम बारिश आ जाए तो ना हो और दवाई एकदम फैल जाए। तो ये जो प्रिकॉशन रखना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए हमारी फंगिसाइड, क्योंकि आप आज की डेट में दवाइयाँ बड़ी महंगी हो चुकी हैं, और वो उसको प्रॉपर वे में करें। ऐसा ना हो ऊपर से धूप पड़ रही हो और आप स्प्रे कर रहे हो
और उसमें बर्निंग आ जाए, जिस तरह का सावधानी बड़ी जरूरी है। जी, तो वर्मा जी जैसे हम बात कर रहे हैं कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन है, तो मौसम बदल रहा है हर तरफ, तो उसमें देखते हैं कि कीटों की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कीट कौन कौन से हैं प्रमुख, उसके अंदर कौन से कीड़े लग जाते हैं टमाटर में, या उसके विनाश के लिए कोई कारण है क्या? कभी फसलें जो है एक साथ नष्ट हो जाती हैं, तो कोई कीट है उसके लिए? इसमें ऐसा है जी, देखो उसमें ज़्यादा एक सुंडी का प्रकोप होता है जी, एक कटवा आता है जी, उन्हीं से इसको तने उसका शुरुआत में इसको काट देता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्लोरोवेरीफॉस यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें वो 2-3 चीज़ों, एक वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल कर लेता है, एक कटफिक्यूरो को भी कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरह की ये चीज़ होती हैं। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरने की बात तो हमें सिर्फ ये होता है कि जब हमारा फंगस डेवलप होता है, उसके लिए इसमें मैं आप बड़ी बात बता दूँ, टमाटर की जो खेती है ये मॉनिटरिंग बहुत मांगती है, खासकर उस टाइम जब प्री मानसून शुरू हो जाता है। इसमें जो ब्लाइट आती है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, इस एक बार वो आ गई तो उसके बाद अगर आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट बड़ा कम देखने को। इसमें प्रिकॉशन रखना, प्रिकॉशनरी जो आप स्प्रे करेंगे उसका बड़ा योगदान होता है। उसको वो तभी हो सकती है जब आप प्रॉपर अपने खेत की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खासकर प्री मानसून के बाद आपको ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जी, तो जब हम फलों की तुड़ाई की बात करते हैं तो फलों की तुड़ाई किस टाइम की जाती है, इसमें क्या समय रहता है जब फसल हम लगाते हैं? चाहे आप पॉली हाउस की बात करें या खेतों की बात करें, तो क्या समय रहता है और किस तरह से तुड़ाई करनी चाहिए? उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट की जो मैनेजमेंट है वो कैसे की जाती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ा ही पेरिशेबल टाइप का फ्रूट है इसका, कि वो समाप्त हो जाता है, शेल्फ लाइफ कम होती है, तो 2-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक टिक जाते हैं टमाटर। तो उसके लिए कैसे किया जाता है? उसका जो विपणन की जो उसकी संभावना है वो कैसे है? इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसमें ये देखा जाता है कि आप उसको मार्केटिंग कहाँ करना चाह रहे हो। जी, अगर आप दूर की मंडियों में भेजना चाह रहे हो तो इसमें हल्का गुलाबी कलर जब आना शुरू होने लगता है तब आप उसको प्लकिंग आप शुरू करना पड़ती है। अगर आप उसको चाह रहे हो कि मैं लोकल मार्केट तक ही हूँ तो उसमें थोड़ा सा उसको और अच्छा कलर आने देना चाहिए, थोड़ा रेडिश आनी देनी पड़ती है, तो आप उसको प्लकिंग करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप दूर की मंडियों में भेज रहे हैं तो फ्रूट में आपके हार्डनेस आनी चाहिए, उसमें एक फर्मनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप हाइब्रिड पे काम कर रहे हो तो उन फ्रूट्स में ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, उनका छिलका मोटा होता है और उसकी उस पर आप जैसे आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन का भी यूज़ करते हैं, हर फार्मर आजकल करता है। जैसे आपके पास स्प्रे करते हैं आप, उसमें भी हम न्यूट्रिशन डाल देते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो आप सॉल्युबल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूटिलाइज करें तो उसमें फर्मनेस बड़ी अच्छी आती है। तो जैसे हम देखते हैं टमाटर के जैसे कई फ्रूट होते हैं जिसमें शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो उसकी कोई हाइब्रिड किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं जो आप लगाते हो या फिर आप प्रिस्क्राइब करते हैं बाकी फार्मर्स को भी जो लगाएं? ये ऐसा है जी, इसमें ये हाइब्रिड में हर जो जितना भी आपका हाइब्रिड फ्रूट है उसमें ये चीज़ें ये क्वालिटियाँ सब हाइब्रिड सीड्स में होती हैं। बस ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपका हाइब्रिड सीड कई बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसे अर्ली ब्लाइट हुआ, आपका लेट ब्लाइट हुआ, लीफ कर्लिंग हुआ, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब आप सीड लेते हैं। कई ऐसा होता है, कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिस टाइम मौसम जल्दी से जल्दी चेंज होता है तो उसमें ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये सीड आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही कंपनी का लीजिए, आप 1-2 बार स्टडी कीजिए, ये हमारी जलवायु के लिए दी बेस्ट है। हाइब्रिड सीड्स में ये चीज़ नहीं आती है जी। तो इसमें प्रोसेसिंग का सर जब हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि जो फसल है काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाती है या कई बार ज़्यादा फसल हो जाए तो वो उसकी स्टोरेज की समस्याएं आती है, तो उसमें प्रोसेसिंग की क्या स्कोप है और किस तरह से प्रोसेसिंग करना चाहें? क्योंकि कई चीज़ें हम देखते हैं प्यूरीज बनती हैं टमाटर की, तो उसमें क्या आप संभावनाएँ देखते हैं हिमाचल प्रदेश में? मैं देखना इसमें देखो जी, हमारे गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने। मैं सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे प्रोसेसिंग सेंटर होने चाहिए जी, क्योंकि इससे जैसे इस साल आपको मालूम है कि काफ़ी अच्छे रेट्स मिले हैं फार्मर्स को, इन करोड़ में गए हैं। ये चीज़ पहले एप्पल्स में जाती थी जी, आज टमाटो वाले भी जा रहे हैं, अच्छी बात है जी, काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इससे फार्मर बूस्टअप होता है जी, वो भी कल को फार्मर जाएंगे तो कल को मौसम अच्छा रहता है तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी जी।
उसमें क्या है, कई बार मार्केट में गलत भी आ जाता है। जब वो चीज़ें आती हैं तो उसके लिए आपके पास प्रोसेसिंग सेंटर होने चाहिए जी। यहाँ से 5-10 साल पहले भी इस तरह की एक प्रॉब्लम आई थी, जब टमाटर बड़ा उस तरीके में चले गया था। तभी लोगों ने घर में टमाटर की प्यूरी, टमाटर तो मार्केट में मिले ही नहीं थे, तो बाजार से लोगों प्यूरी का पाउच लेके आते थे जी। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के प्रोसेसिंग सेंटर खोलने चाहिए जिसमें ये चीज़ें आएँ, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और लोगों को ये जो गांव में जो अब देखो टमाटर आज की डेट में भी तो रेनी सीजन काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो उसको अगर आपके पास प्रोसेसिंग सेंटर हैं तो कुछ टमाटर तो वहाँ पे भी जी जा सकता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जा सकता है। जी दीपक वर्मा जी, आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, आज महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी आज की जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। तो हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।